नमस्कार, मैं हूं साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। 12 जुलाई 2008 को इंडोनेशिया के साउथ जकार्ता में बसे एक शांत शहर रेगुनान में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया, क्योंकि वहां की सड़कों पर कुछ बेहद परेशान करने वाली चीजें पाई गई। वहां के लोकल्स को सड़कों पर पड़े बैग्स मिले और जब उन्होंने उन लावारिस पड़े बैगों को खोल कर देखा तो वहां खड़े सारे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस भयानक नजारे को देखकर उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। उन बैग्स के अंदर मानव शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। वहां एक सिर, धड़ और बाकी कटे हुए अंग उन बैगों के अंदर मिले। जल्द ही उन अवशेषों की पहचान कर ली गई। वो एक 40 वर्षीय बिजनेसमैन हैरी सेंटेसो के थे। लेकिन चौंकाने वाले खुलासे यहीं खत्म नहीं हुए। केवल 3 दिन के भीतर पुलिस ने रेयान नाम के एक मुख्य संदिग्ध की पहचान कर ली और उसके माता पिता के घर के पिछवाड़े पे अधिकारियों ने और 10 पीड़ितों के अवशेषों का पता लगाया। इस भयानक खोज ने रेयान को इंडोनेशिया के सबसे कुख्यात और खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक बना दिया। रेयान एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट और शांत रहने वाला सीरियल किलर था और मुझे उसमें टेड बंडी की तरह ही काफी सारे सिमिलरिटीज दिखते हैं। बंडी अपने चार्म और अच्छे लुक के लिए जाना जाता था और वो इसका इस्तेमाल अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए करता था। ऐसे व्यक्ति अपने अंदर के शैतान को एक बिल्कुल नॉर्मल, दिल जीतने वाले इंसान का मुखौटा पहना देते हैं, जिससे उनके अपराध और भी भयानक हो जाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है और मुझे मोटिवेट करता है। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1 फरवरी 1978 को ईस्ट जावा के योंगबंग शहर में वेरी इडाम हिरियांशा का जन्म हुआ, जिसे रेयान के नाम से जाना जाता है। अपने बचपन के दिनों में उसका अपने माता पिता या अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। इनफैक्ट उसने उस दौरान अपनी माँ को मारने की काफी कोशिशें की थी, लेकिन सौभाग्य से उसका प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रेयान की माँ एक गारमेंट ट्रेडर यानी कपड़ा व्यापारी थी और इस वजह से उन्हें अक्सर कई दिनों तक घर से दूर रहना पड़ता था और उसके पिता एक चीनी कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। रेयान के परवरिश के दौरान उसने अपने परिवार में कुछ ऐसे नेगेटिव और परेशान करने वाले एक्सपीरियंस किए जिसने उसके मानसिकता पर गहरा प्रभाव किया। पूरे शहर में यह अफवाह थी कि उसके माता पिता का दूसरों के साथ अफेयर था और साथ ही उसकी बड़ी बहन की शादी जबरदस्ती ऐसे आदमी के साथ कर दिया गया जो न केवल उसकी बहन से बहुत बड़ी उम्र का था, बल्कि उस आदमी का उसके माँ के साथ भी गलत संबंध था। इन सब घटनाओं से रेयान के मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, पर यह तब और भी दर्दनाक हो गया जब रेयान ने कथित तौर पर गलती से अपनी बहन के पति और अपनी मां को बाथरूम में सेक्स करते देख लिया। इस घटना ने उसके इमोशनल पेन को कई गुना और बढ़ा दिया। उसके परवरिश और विकास के वर्षों के दौरान ऐसे डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद बुरा असर डाला। रेयान की मां कासियातुन और उसके पिता अहमद ने इन आरोपों से इनकार किया कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। 10 साल की उम्र तक रेयान का साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स काफी हद तक सबको दिखाई देने लगा। वो बहुत हिंसक हो गया था। वो अक्सर घर पर तोड़फोड़ करता था और छोटी मोटी बातों पर भी हंगामा कर देता था। वो अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाता था और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। रेयान बेहद कम बात करता था, स्पेशली अपने पिता के साथ। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे से तभी बात करते थे जब वो बेहद जरूरी बात हो, नहीं तो कोई बात नहीं करता था। वो अपने गुस्से के अलावा किसी से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता था और अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर ही रखने लगा था। वो ज्यादातर समय अकेले चुप ही रहता था। 16 साल की उम्र तक रेयान हाई स्कूल में था। वो अपने बाकी क्लासमेट्स से काफी होशियार था और अक्सर अपने क्लास के एग्जाम्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करता था। रेयान के लिए स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहां वो खुद को शांत पाता था। उसे घर से ज्यादा स्कूल पसंद था। उस स्कूल के प्रिंसिपल अब भी उसे एक अच्छे वेल मैनर्ड स्टूडेंट के रूप में याद करते हैं।
हालांकि छोटी उम्र से ही ये क्लियर हो गया था कि रियान अपने क्लास के बाकी लड़कों से अलग है। उसके क्लास के ज्यादातर लड़के फुटबॉल, मोटर बाइक रेसिंग या कार गेम में बिजी रहते थे, लेकिन रियान उन सब से अलग ऐसे चीजों में इंटरेस्ट रखता है जो पारंपरिक तौर पर लड़कियां पसंद करती है, जैसे कि लड़कियों के कपड़े पहनना और डांस करना। उसे इन चीजों में ही खुशी मिलती थी। उसका यही इंटरेस्ट उसे बाकी लड़कों से अलग करता था और उसका मजाक उड़ाया जाता था। उसके क्लास के बाकी लड़कों से भी उसका दोस्ती नहीं होता था और वो अकेला ही रहता था। इन वर्षों में रियान अपनी सेक्सुअलिटी से भी जूझ रहा था। वो दुविधा में था और अपने आप को जानने के लिए जीवन के एक बहुत कठिन सफर पर अकेला ही चल रहा था। बावजूद इन सब के वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने हाई स्कूल पास कर लिया और वो भी बहुत अच्छे ग्रेड से। और यही नहीं, उसका अपने मेहनत के बल पर एक टॉप मेडिकल फैकल्टी में भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसका हायर स्टडीज का सपना टूट गया। उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे आगे की पढ़ाई करा सके और इसीलिए उसे अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा। अपने सपनों के टूटने के बाद रियान अपने गांव में कुरान पढ़ाने वाले टीचर के रूप में काम करता है और वो आखिरकार फिर से अपने काम को पसंद करने लगता है। उसे धर्म में पहले से ही बहुत रुचि थी और इस काम में उसे मन की शांति मिलती थी और उसे वो रेस्पेक्ट भी मिलती थी जिसकी उसे जरूरत थी, क्योंकि कुरान का टीचर होना किसी भी आम इंडोनेशियंस से बढ़कर है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उस समय अनमैरिड था। वो एक रिलीजियस टीचर था जिससे वो ज्ञान और मार्गदर्शन लेता था। उन दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया और रियान के मुताबिक उन दोनों में एक रोमांटिक संबंध बन गया था। लेकिन उनका संबंध ज्यादा समय तक नहीं चला। उस आदमी ने रियान को छोड़कर एक महिला से शादी कर ली और उनका रिश्ता खत्म कर दिया। रियान ने उन दोनों के रिश्ते के बारे में खुलकर बताया कि वो दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, जबकि उस टीचर ने रियान के दावों को झूठा कहा और ये बताया कि रियान मैनिपुलेटिव और चालाक है। उनके बीच के इतने गहरे रिश्ते के बुरी तरह खत्म होने के बाद रियान बिल्कुल टूट चुका था। उसने बोला, मैं उसको मिलकर बहुत खुश था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे समझने वाला और मेरी बातों को सुनने वाला कोई मिल गया है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकता था। लेकिन उस टीचर ने रियान के बिल्कुल ऑपोजिट बात बताई। उसने बोला कि रियान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था और इतना एग्रेसिव हो जाता था कि उसे खुद को बचाने के लिए उससे लड़कर भागना पड़ता था। उस रिश्ते के खत्म होने के बाद रियान के धमकी भरे मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। उसे रिजेक्शन पसंद नहीं था और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। रियान का कुरान की टीचिंग में इंटरेस्ट खत्म हो गया था और उसके बाद का उसके जीवन का सफर सिर्फ अंधेरे की ओर मुड़ गया। एक साल बाद 2007 में रियान को अपना पहला शिकार मिल गया। रियान आप ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताने लगा था जिनका इंटरेस्ट भी उसकी तरह था। वो गुरु सेतियो प्रमाणो उर्फ गुटुर नाम के अपने एक पुराने दोस्त से मिलने लगा। रियान के मुताबिक गुटुर किसी दूसरे आदमी का सीक्रेट लवर था। गुटुर के इस तरह के रिश्ते में रहने के कारण रियान उससे नाराज था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई सीक्रेटली किसी के साथ ऐसे रिश्ते बनाए। एक रात जब गुटुर रियान के घर पर रुका हुआ था, दोनों टीवी देखकर सो जाते हैं। अचानक गुटुर रात को जागता है और रियान को अपने साथ बाहर चलने को कहता है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था और टॉयलेट बाहर अंधेरे में था। रियान उसके साथ बाहर आता है और गुटुर के टॉयलेट जाने पर बाहर ही उसका इंतजार करने लगता है। काफी देर तक इंतजार करते करते रियान की आंख लग जाती है और वो बाहर ही सो जाता है। पर कुछ समय बाद जब वो जागता है तो उसके दिल में एक अजीब सा खून करने का सनक सवार हो जाता है। वो अपने दोस्त को मार डालना चाहता था जो अब भी टॉयलेट में ही था। बिना किसी प्रोवोकेशन के रियान ने वहां पड़ा एक कुदाल उठाया और टॉयलेट में चला गया। जैसे ही वो गुटुर का सामना करता है, रियान उस पर कुदाल से हमला कर देता है। वो गुटुर के सिर पर तब तक कुदाल से मारता है जब तक उसकी खोपड़ी फट नहीं जाती और गुटुर वहीं दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद जब रियान का गुस्सा शांत होता है तो उसे महसूस होता है कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। वो गुटुर के लाश को देख के घबरा गया और उसके शव के पास खून से लथपथ पड़ा रो रहा था। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे, लेकिन धीरे धीरे उसे होश आ गया। फिर उसने गुटुर के लाश को उठाया और अपने घर के ठीक पीछे जंगली इलाके में ले गया
और एक पुराने तालाब में एक कब्र खोदी और उसे दफना दिया। पहली हत्या करने के बाद ऐसे हत्यारे आमतौर पर घबरा जाते हैं और दोबारा हमला करने से पहले कुछ दिनों तक समय लेते हैं, लेकिन रियान ऐसा नहीं था। उसी दोपहर अपनी पहली हत्या के कुछ ही घंटों बाद उसने दूसरा शिकार भी कर दिया। हत्या क्यों की गई इसका डिटेल पता नहीं चला, लेकिन यह पता चला है कि रियान और अगस्टिनस फर्टिस सेतुआन के बीच किसी प्रकार की असहमति थी और फिर उसके घर के पास ही उसने उसे स्टील के रॉड से पीट पीट कर मार डाला और उसे गुंटाला के ठीक बगल में उसके माता पिता के घर के पीछे दफना दिया। रियान की हत्या करने की सनक बढ़ती गई और 2007 के अंत तक उसने 5 और व्यक्तियों की जान ले ली। हालांकि इन पीड़ितों के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मुझे जितना पता चला है वो यह है कि जो लोग रियान के शिकार बने थे उन सब को वो अपने घर पर ही बुलाता और पीट पीट कर मार डालता था और उन सब की लाशों को उसके माता पिता के घर के पीछे उस पुराने तालाब में दफना देता था, जो कि एक कब्रिस्तान बन चुका था। उसके इस खूनी खेल पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और उसके जितने भी शिकार बने उन लोगों के गुमशुदा होने को भी कभी नोटिस नहीं किया गया। रियान बहुत शातिर था और वो अपना खूनी खेल बिल्कुल सावधानी से खेल रहा था। उसने बाद में दावा किया कि उसके शिकार किए गए लोगों में से उसे सिर्फ उनके बारे में याद थे जो उसके दोस्त थे, लेकिन ज्यादातर लोग वही थे जो उसे सड़कों पर मिले थे। जनवरी 2008 को रियान की मुलाकात ग्रेडी एडम नाम के एक जवान लड़के से हुई जो एक्टर बनना चाहता था। उन दोनों की मुलाकात वहां के किसी सैलून में हुई थी। ग्रेडी एक हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला लड़का था और रियान ने उसकी तरफ आकर्षित होकर उससे दोस्ती बनाई। वो अक्सर उस सैलून में जाता जहां ग्रेडी आता था और उससे अच्छी दोस्ती बनाने के लिए उसने खुद को स्ट्रगलिंग मॉडल बताया और अपने एक दोस्त के फोन से ग्रेडी के साथ तस्वीरें लेता था। एक शाम दोनों ने रियान के पेरेंट्स के घर पर रात बिताई। उस रात के दौरान रियान का गुस्से वाला दौरा फिर से पड़ता है और उसे अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ करना था। सामान का तोड़ना अब उसे सेटिस्फाई नहीं करता था और उसका सनक इतना बढ़ गया कि उसने अपना सारा गुस्सा ग्रेडी के ऊपर निकाल दिया। रियान ने एक लोहे की रॉड से पीट पीट कर ग्रेडी की खोपड़ी में छेद कर दिया और वो बेकसूर जवान लड़का वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। उसने उसे भी अपने घर के पीछे सूखे तालाब में दफना दिया। हत्या के बाद रियान ने सैलून में अपने दोस्त से उसका फोन मांगा। उसने कहा कि उसके पास ग्रेडी के लिए कुछ मॉडलिंग का काम है और उसे तस्वीरों की जरूरत है, पर जब रियान फोन वापस करता है तो उसके दोस्त ने यह नोटिस किया कि ग्रेडी की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी गई थी, सिर्फ 2 को छोड़कर, जिन्हें उसने गलती से सबूत के रूप में छोड़ दिया था। ग्रेडी के साथ हुई दुखद घटना के कुछ ही समय बाद रियान की मुलाकात नैनिक नाम की 32 वर्षीय महिला से हुई। उन दोनों में दोस्ती हो गई और एक दिन नैनिक अपनी बेटी सिल्विया के साथ रियान से मिलने उसके घर पर गई। उसके घर पर नैनिक की नजर रियान के कुछ न्यूड तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों को देखकर उसने रियान से कहा कि वो बहुत प्यारा है और वो उसके साथ सोना चाहती है। रियान उसके करीब आया और नैनिक ने उससे पूछा कि क्या वो गे है। उसने रियान को बोला कि अगर ये बात सच है तो वो उसके साथ कभी नहीं सो सकती है। नैनिक के इस बर्ताव से रियान चिढ़ गया था और एक बार फिर उसके गुस्से का दौरा पड़ गया। उसने नैनिक के बातों को खुद का इंसल्ट समझा और अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। गुस्से में अंधा होकर उसने नैनिक के सिर पर पत्थर से बार बार तब तक वार किया जब तक कि वो मर नहीं गई। अपनी मां को पीट पीट कर मार डालते देखने के बाद सिल्विया बुरी तरह चिल्ला रही थी और तभी रियान बिना सोचे समझे उसकी ओर मुड़ा और उसके साथ भी वही किया जो उसके मां के साथ किया था। मां बेटी दोनों की हत्या करने के बाद रियान और 2 आदमियों की हत्या करता है जिनकी पहचान नहीं हो पाई। उसके माता पिता के घर के बाहर कब्रिस्तान में अब 10 शव दफन थे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है और इससे भी बदतर यह था कि रियान के ऊपर कभी किसी का शक नहीं गया और ऐसा लगता है कि मारे गए लोगों का भी कोई तलाश नहीं कर रहा था। रियान वहां से जकार्ता चला जाता है और यहाँ वो अपने एक दोस्त नोवेल के साथ एक अपार्टमेंट पर रहने लगा। इस नए शहर में रियान एक मिडिल क्लास एरिया में रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन अच्छा चल रहा है। रियान एक पुराने जान पहचान के आदमी से फिर से मिलता है। उसका नाम हैरी सेंटोसो था। एक बार हैरी उसके अपार्टमेंट में उसे विजिट करने आया था और जब रियान को यह पता चला कि हैरी उसके रूममेट नोवेल में इंटरेस्टेड है तो उसको गुस्सा आ गया। अपने इमोशंस से जूझ रहे रियान की
11 जुलाई 2008 को हैरी के साथ आर्गुमेंट हो गई, जो देखते ही देखते एक वायलेंट झगड़े में बदल गई। अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण रियान ने हैरी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। उसने उस पर बार बार चाकू से वार किया। वो पूरा शैतान बन चुका था। हैरी का खून करने के बाद वो पैनिक में था और घबराहट में खुद को बचाने के लिए उसने लाश के कई टुकड़े किए और उन्हें एक ट्रैवल बैग, एक सूटकेस और एक प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया। रियान ने हैरी के अवशेषों वाले इन बैगों को साउथ जकार्ता के रेगुनन क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। हैरी के अवशेषों को ठिकाने लगाने के बाद रियान उसके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने लगा। उसने काफी फिजूल खर्च किए और नॉवेल के लिए एक मोबाइल फोन भी खरीदा। अगले दिन 12 जुलाई 2008 को पुलिस को जकार्ता की सड़कों पर छोड़े गए शरीर के कटे हुए अंग मिले। शरीर के अंगों के मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें वहां के एक हॉस्पिटल में फोरेंसिक जांच के लिए पहुंचाया। ऑटोप्सी के बाद यह पता चल गया कि पाए गए अवशेष हैरी सेंटोसा के हैं। हैरी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को इस भयानक घटना से रियान के संबंध का पता चला। वो सीसीटीवी में सामान खरीदते हुए पाया गया। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। 15 जुलाई 2008 को पुलिस ने रियान और उसके साथी नॉवेल को उनके अपार्टमेंट से पकड़ लिया। पूछताछ के लिए उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इंटरोगेशन के दौरान रियान ने हैरी की हत्या की बात कबूल की। जैसे ही संदिग्ध को मीडिया के सामने पेश किया गया, तुरंत सवाल उठने शुरू हो गए। एक अनुभवी पत्रकार ने तुरंत ये जानने की कोशिश की, क्या रियान ने सिर्फ हैरी का ही कत्ल किया है या उसके शिकार और भी थे? ऑफिसर्स ने कहा कि अगर रियान ने और भी हत्याएं की हैं तो वे जरूर पता लगा लेंगे। और अपनी गिरफ्तारी के ठीक 4 दिन बाद रियान एक ऐसा कबूलनामा करता है जिसने उन ऑफिसर्स के होश उड़ा दिए। उसने कबूल किया कि उसने 10 और कत्ल किए हैं, जिन्हें उसने अपने पेरेंट्स के घर के पीछे बनाए अपने कब्रिस्तान में दफना दिया है। 20 जुलाई 2008 को सभी हत्याओं के रिकंस्ट्रक्शन के लिए रियान को योमबैंग के उसके पेरेंट्स के घर ले जाया गया। घर के अंदर उन्हें पीड़ितों की चीजें प्लास्टिक बैग्स में रखी हुई मिली, जिन्हें ऑब्वियसली मेमेंटोस या यादगार के रूप में उसने अपने पास रखा हुआ था। उसके बेडरूम में हड्डी के टुकड़े पाए गए। साथ ही एक हथौड़ा भी मिला जिस पर खून के निशान थे। रियान फिर अधिकारियों को कब्रिस्तान दिखाने के लिए उसके घर के पीछे उस पुराने तालाब में ले गया। अधिकारियों ने वहां 10 पीड़ितों के अवशेष बरामद किए। यह केस तेजी से उजागर हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस को शक हुआ कि रियान का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और इसीलिए उसे साइकेट्रिक एवोल्यूशन के लिए भेजा गया। जांच के बाद साइकेट्रिस्ट के रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि रियान अपनी मानसिक बीमारी का दिखावा कर रहा था। वो सिर्फ ऐसा जताना चाहता था कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है, बल्कि एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि उसे असल में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो बेहद चालाक और आकर्षक था, लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करने वाला, और इतने मासूमों की जान लेने के बाद भी उसे कभी पछतावा नहीं हुआ। उसके अंदर दूसरों के लिए कोई एम्पैथी नहीं थी। 4 दिसंबर 2008 को 40 वर्षीय हैरी सेंटोसा की भयानक हत्या के केस में रियान डिपोक साउथ जकार्ता के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा। रियान कोर्ट में ट्रेडिशनल मुस्लिम पोशाक में पहुंचा और एक मासूम की तरह बैठा हुआ था, मानो उसने कभी कुछ किया ही नहीं था। लेकिन जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, उसका असली रूप सामने आने लगा। वो मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हुए टेलीविजन कैमरों के सामने रहने का मजा ले रहा था। उसे अब वो फेम और रिकॉग्निशन मिल रहा था जिसकी उसे लालसा थी और जो उसके अपराधों के सामने आने से पहले नहीं थी। शुरुआत में मीडिया ने रियान को एक ऐसे हत्यारे के रूप में दिखाया था जिसने केवल लोगों का सामान चुराने के लिए उनकी हत्या की। हालांकि उसकी हत्या के पीछे का मोटिव चोरी नहीं थी। उसका हत्या करने का सनक उसके बिगड़े मानसिक हालात थे, जो कि उसके परवरिश के दौरान उसके परेशान करने वाले एक्सपीरियंसेस की वजह से उसके अंदर पैदा हुए। रियान के प्रेमी नोवेल एंड्रियास, जिसे हैरी सेंटोसा की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, उसने अपराध से चुराए गए सामान को रियान के साथ बांटने की बात स्वीकार की, लेकिन उसके कत्ल में अपने हाथ होने से इनकार कर दिया। नोवेल को अपराध में उसकी भूमिका के लिए केवल 10 महीने की सजा के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था। इस बीच रियान हत्या में नोवेल के शामिल होने की बात से टाल मटोल कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उलझन में था कि ईमानदारी से सब कुछ सच बता दे या नोवेल को बचा ले जिससे वो प्यार करता था। लेकिन ये भी उसका दूसरों को उलझाने का एक शातिर मैनिपुलेटिव टेक्निक हो सकता था ताकि वो केस को उलझा सके।
7 अप्रैल 2009 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रियान को दोषी पाया और उसे हैरी संटोसो की पूरे प्लान के साथ की गई हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि रियान की हरकतें खौफनाक हैं और किसी इंसान की जिंदगी के लिए उसके दिल में कोई दया नहीं थी। जब फैसले की घोषणा की गई तो रियान मुस्कुरा रहा था। वो मीडिया और मुकदमे में लोगों से मिल रहे अटेंशन से खुश लग रहा था। रियान को सजा सुनाए जाने के बाद उसके बचाव पक्ष ने उसके पागलपन के आधार पर एक अपील दायर की, इस उम्मीद में कि उसे जेल के बजाय एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन में रखा जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने पागलपन की याचिका को खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा। हो सकता है कि लोगों को रियान शांत और पोलाइट दिखे, जिसको देखकर कोई भी नहीं सोचेगा कि उस शांत चेहरे के अंदर इंडोनेशिया के इतिहास के एक सबसे खौफनाक सीरियल किलर और सोशियोपैथ छिपा हुआ है, जिसने इतने सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। रियान ने खुलेआम यह स्वीकार किया था कि वो बहुत खतरनाक है और यह कहा था कि अगर उसे दोबारा आजादी दी गई तो वो फिर से कत्ल करेगा। उसके बाद से उसे इंडोनेशिया में एक सेलिब्रिटी के रूप में जाना जाने लगा, या यूं कहें कि उसके दिल दहला देने वाले अपराध ने उसे इंडोनेशिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके बताए केस को कवर करूं तो कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं फिर आऊंगा अगली बार एक नया केस लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।